जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 183 बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे आप समझ गए होंगे कि इस नाम से कि हम किस किस मैटर का बात करेंगे, कि आपको वो इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहता है ये बुक को पढ़ने के बाद आप खुद अपने इमोशंस में किस तरह से इंटेलिजेंटली उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। पर्पस हमारा इस बुक का यही रहेगा कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकें। पर आप ये सब इस इमोशनल इंटेलिजेंट बनेंगे उससे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। किस कैरेक्टर को देख के हम बोल पाएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है या नहीं है। ठीक। दूसरा, हम उससे पहले समझेंगे कि इमोशंस होता क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं कि वो है क्या, तब तक उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन लेके आएंगे। और देखिए, इमोशंस प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हाँ, इमोशंस अगर ढंग से मैनेज ना हो, मतलब उसका चैनल फ्लो ढंग से सही जगह पे ना हो, तब वो क्या होता है, वो हैपोजिट हो जाता है। मतलब कहने एक एग्जांपल से आप समझिए एक लाइन से कि गुस्सा होना एक इमोशन है। ठीक है, गुस्सा एक इमोशन है, पर गुस्सा एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो गुस्सा को पता करे, उसको उसके अंदर इतना समझ हो कि वो समझ पाए कि गुस्सा को कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितने इंटेंसिटी से यूज़ करना है। ठीक है, इमोशंस को कहाँ, कब, कैसे और कितना ये पता है, मतलब आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, तो ये बुक आपको धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर समझाएगा कि इमोशंस पहले बताएगा कि इमोशंस होता क्या है, उसको हम जान कैसे सकते हैं, जानने के बाद उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, और उसके बाद जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं, कैसे हम अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में, देखिए इमोशंस के बिना तो इंसान नहीं सर्वाइव कर सकता। इंसान है तो उसके अंदर तो इमोशंस आएगा ही। ठीक है, इमोशन रहेगा, इमोशन आए पर उसको हम मैनेज कर पाए इंटेलिजेंस के साथ। तो ये बुक हमारा फ़िलहाल यहीं से स्टार्ट होगा, जिसमें हम सबसे पहले पहले यूनिट में करेंगे कंसेप्ट ऑफ इमोशन, जिसमें हम समझेंगे कि इमोशंस है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट देखिए, अब आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंट बनने से पहले आप पहले इमोशन को तो समझेंगे कि इमोशन है क्या। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इमोशंस को पढ़ेंगे, जिसमें होलिस्टिक वे में ये समझेंगे कि इमोशंस क्या होता है और इमोशन और फीलिंग में क्या डिफरेंस होता है, इमोशंस और मूड में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप खुद को ये समझेंगे कि हाँ, ये जो मैं फील कर रही, जो मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है, ये इमोशन है, ये किस तरह का इमोशन है। फिर तो आप उसको मैनेज करने का कोशिश करेंगे ना। अगर आपको किसी को बोल दें कि आप किसी इंसान को हैंडल कीजिए, तो पहले तो आप इंसान के बारे में समझेंगे, तभी तो उसको हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पे जो ओवरऑल बुक में है कंसेप्ट आपका क्रक्स समझे, तो इस बुक का क्रक्स है अपने इमोशंस को कंट्रोल एज वेल एज मैनेज करना। देखिए, कंट्रोल करने का मतलब ये मत समझिएगा कि दबाना, हाइड करना, सप्रेस करना। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसको एकदम दबा के रखे हुए हैं, आप इमोशन को नहीं दबा सकते हैं। ये इमोशन एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप खुद ठीक से एक्सप्रेस उसको नहीं कीजिएगा ना इमोशन, तो वो खुद बाहर आएगा, और वो जब खुद बाहर आएगा ना तो बहुत गंदे फॉर्म में बाहर आएगा। तो पर खुद वो बाहर ना आए, आप खुद एक्सप्रेस कीजिए, पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में, सिचुएशन देख के। तो सिचुएशन देख के आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ये आपको इस बुक में समझ में आएगा। इससे आप ये बुक जब आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, कि सब ह्यूमन पे डिपेंड करता है कौन कितना परसीव कर पाता है, पर मोर और लेस आप थोड़े तो ज़रूर इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। पहले जो आप इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते थे, थोड़ा भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ किसी के साथ, मान लीजिए कल आपका कुछ एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू है, और आपके साथ आज आपके किसी के साथ पंगा हो गया है, तो कल आप वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है तो। और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप आराम से इमोशंस को कंट्रोल करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो रिलैक्स, हम नेक्स्ट डे फिर से अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये आपको ना डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो उसको साइंटिफिकली समझेंगे कि इमोशंस को साइंटिफिकली समझेंगे कि इमोशंस कैसे आता है, क्यों चेंजेस आता है बॉडी में, और किस तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फाइनली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।
इसमें हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सब्जेक्ट आया कहाँ से है। ये सब्जेक्ट जो हमारा है इमोशनल इंटेलिजेंस, और पहले सबको पहले था क्या हमारा कि एक इंसान समझदार है, कैसे वो समझदार है उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये बुद्धिमान इंसान। यहाँ पे ना बुद्धिमान इंसान और समझदार इंसान को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। देखिए ह्यूमन जो होते हैं, और देखिए जो 3 पार्ट हमारे जो 3 टॉपिक है, ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों टॉपिक ना, ये जो आप बहुत सारे वीडियोस में बोलते हैं कि मैम इंट्रोडक्शन को स्किप कर दिया कीजिए, तो इंट्रोडक्शन में जो ये 3 पॉइंट है ना, आप कोई भी आंसर जब लिखिएगा इस चैप्टर से जो रिलेटेड होगा तो उसमें इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कीजिएगा। होता है ना, आप रैंडमली कोई आंसर तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ कि आप कोई भी मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप पहले तो अपना नाम बताते हैं, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बताते हैं ना अपने बारे में। ज़्यादा तो नहीं बताएंगे कि सुनो मेरे को ये प्रॉब्लम है, नहीं, पहले अपना नाम बताएंगे, पहले वार्म अप होता है ना। तो वैसे ही इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये आप हर आंसर में, हर टॉपिक में कोट कर सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन से कर सकते हैं। या जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर में आप अगर आपके पास बुक होगा, अज्यूम करते हैं आप बुक लेके बैठे हुए हैं, तो आपके पास क्या होगा, पहला हमारा टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, जिसमें आप इमोशन के इमोशंस क्या है उसको समझेंगे, क्या क्या कैरेक्टर होता है, किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के समझ पाएंगे कि ये इमोशंस है। उसके बाद हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, जिसमें समझेंगे कि इमोशन किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ रहता है। कंपोनेंट्स मतलब वही होता है ना जिस चीज़ से कोई मिलके बना हुआ है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन समझेंगे। उसके बाद का टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ इमोशन, इमोशंस कितने तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, किस तरह से वो बढ़ता चला जाता है। एक ही इमोशन, एक देखिए गुस्सा का भी अपना अपना फॉर्म होता है। अगर आप किसी से कोई सामान छीन लिए, किसी का फ़ोन छीन लिए तो उसको गुस्सा आएगा, पर अगर आप उसका फ़ोन छीन के तोड़ दिए तो क्या उसका जो इमोशंस छीनने पे था और तोड़ने पे था, क्या वो सेम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसका लेवल हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप किसी से कोई फ़ोन चला रहा है और आप उससे फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और आप उससे मांगने आए हैं कि चलो फ़ोन दो, जैसे मम्मी लोग होती है ना कि बहुत चला लिए फ़ोन, अब फ़ोन दो, तो वो एक फीलिंग, और एक फ़ोन छीन लेने वाला फीलिंग, और एक फ़ोन छीन के तोड़ देने वाला फीलिंग, क्या तीनों ही गुस्सा सेम है? नहीं है, वैरी करता है, इसका इंटेंसिटी बढ़ता है। तो वो हम समझेंगे किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ रहा है, वो टाइप्स ऑफ इमोशंस में। प्लुटचिक एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट प्लुटचिक, वो कैसे बताए हैं इमोशंस की इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए और घटाते हुए एक व्हील के फॉर्म में, इमोशंस ऑफ व्हील के फॉर्म में, वो हम आपको फर्दर जो हमारा आएगा टाइप्स ऑफ इमोशंस में उसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा रिलेशनशिप को समझेंगे, इमोशंस का क्या रिलेशन है थिंकिंग से, सोचने से, और थिंकिंग का क्या रिलेशन है बिहेवियर से, कैसे ये तीनों आपका इमोशंस, आपका थिंकिंग और आपका बिहेवियर कैसे इंटरलिंक है, किस तरह से समझेंगे कि एक इमोशंस के कारण एक इंसान के बिहेवियर में किस तरह का चेंजेस आता है, और उसके अंदर जो इमोशंस आ रहा है अगर उसका सोच वो अलग है, डिफरेंट परसीव करने का तरीका के कारण वो किस तरह का इमोशन क्रिएट करता है, या उसके अंदर कैसे किस तरह का इमोशंस आता है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि अगर आप सामने वाला जा रहा है, ठीक है, सामने वाला जा रहा है और उसका जॉब लग गया या फिर उसका रिजल्ट आ गया, तो आप अगर खुश हैं कि चलो आप मोटिवेट फील करें, मोटिवेशन वाला फीलिंग आएगा आपको तब जब आप ये सोचेंगे आपके अंदर, मतलब मान लीजिए आप एक सिचुएशन जब देखे हैं कि एक बच्चे का रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप ही का कंपटीटर था, उसका रिजल्ट अब आ गया और आप फेल हो गए, ठीक, पर वो 2-3 साल से एग्ज़ाम दे रहा था और आप पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और आप फेल हो गए और वो पास हो गया है, तो आप सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि रिजल्ट कैसा, फेलियर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर 3 साल आपको टाइम लग गया तो आप हमेशा, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। अब बोलेंगे उनको देख के आप सीख पाएंगे कि चलो कोई नहीं, जैसे ये 2 साल के बाद भी उनका रिजल्ट आया है, हो सकता है मेरा भी ये सेकंड या फिर फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर हुआ तो क्या हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में हम क्लियर कर पाएंगे। उनको देख के आप मोटिवेट हो पाएंगे, तो आप मोटिवेशन वाला फीलिंग ला रहे हैं। अगर आपका सोच ऐसा है कि उसका निकल गया, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, और अब तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे, आप उसके फेलियर से या फिर सक्सेस से सीख नहीं रहे हैं कि ठीक है कुछ कमी रह गया, वो अपने कमी को सुधारें इसीलिए उनका रिजल्ट आया, हम भी अपनी कमी को सुधारेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम हमारा भी रिजल्ट आएगा। अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप एक कंपटीशन वाला फीलिंग ला रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्या जलन का भाव आएगा, एक जेलसी फीलिंग आएगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। तो आपका जो इमोशंस है, आपके अंदर जलन आएगा कि आप मोटिवेशन फील करेंगे, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है किस तरह का आपका थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये तीनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जो हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे।
सॉरी लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको ओवरऑल बता चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हम रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए कोई बुक को, तो अपने साथ में बुक लेके रखिए। बुक बहुत थोड़ा ये तो बुक ज़्यादा ही वेग रहता है और टीचर नहीं रहते सामने में, और हम चाहे डायरेक्ट 12th के बाद ग्रेजुएशन में आते हैं और बुक खुद से पढ़ना होता है। अभी तक से बस टीचर पढ़ाए होते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, हम तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप बेटर होगा कि आप बुक सामने रखिए और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, उसके बाद बुक्स को देखिएगा तो आपको फिर बहुत सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और रिकमेंड करेंगे कि आप ऑफलाइन बुक्स ले लीजिए ऑनलाइन बुक्स लेने के बजाय, और जो बहुत सारे PDF और नोट्स वगैरह होता है उसको ज़्यादा प्रेफर ना कीजिए। उसको प्रेफर करिए भी तो वो एक सप्लीमेंट में रखिए, ना ही कि उसी को रख के पूरा एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स समझने पढ़ने के बाद ही काम आता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कि इमोशंस। देखिए ह्यूमंस एक यूनिक कैरेक्टर, ह्यूमंस को बोलते हैं ना बहुत मोर सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनिमल्स है। हम लोग जो पढ़ते थे बुक्स 11-12 के या फिर 6-7 के बुक्स में, तो वहाँ पे कभी ह्यूमंस नहीं लिखा होता था, एनिमल्स और प्लांट लिखा होता था बायोलॉजी के बुक में। कि जैसे सेल चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बोलता था कि प्लांट्स एनिमल्स और प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहाँ पे ह्यूमन सेल नहीं बोला जाता है। तो ह्यूमंस को एनिमल के साथ ही कंक्लूड किया जा रहा है। पर चार्ल्स डार्विन जो है साइंटिस्ट है, वो एक एवोल्यूशन के थ्रू बताते हैं कि एवोल्यूशन का थ्योरी लेके बताते हैं कि ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। हम लोग के वंशज क्या थे, हम लोग भी तो बोलते हैं ना कि इंसान कभी ना कभी बंदर था ना, तो वो इवॉल्व हुए हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस बदला है, वो सभ्य बने हैं, और ये बहुत लंबा समय लिया है। तो ह्यूमन को अलग और जानवरों से अलग क्या बनाता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक, और इमोशंस ऐसा नहीं है कि जानवर लोगों में नहीं होता है, पर वो ईजिली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, पर इंसान उसको एक्सप्रेस कर सकता है। और वो जिस तरह से एक्सप्रेस करता है और जिस तरह से वो सोचता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है उसके लाइफ पे कि उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा। अगर वो सामने सबकी खुशी में वो खुश है, अगर किसी की तकलीफ़ से उसको तकलीफ़ हो रहा है, मतलब वो, या बोल सकते हैं कि जैसे हम आपको पहले जो एग्जांपल दिए थे कि सामने वाले की वो खुद सक्सेस से वो सीखा है, वो मोटिवेट हो रहा है, तो वो खुश रहेगा। अगर वो सीख नहीं रहा है उसके अंदर, तो फिर जेलस का भाव आएगा, या फिर वो दूसरे की कुछ चीज़ें डिप्रेस्ड होगा तो उसका लाइफ इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डिप्रेशन एंजाइटी में चला जाएगा। उसके पास क्या है वो खुश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किन्हीं के हस्बैंड नहीं है, ठीक है, पर उनके पास 2 बेटा है, तो वो ये सोचेगा, जो विमेन है वो ये सोचेगी कि मेरे पास हस्बैंड नहीं है और अपने बेटों पे ध्यान नहीं देगी, तो उनका लाइफ और बेकार ही चला जाएगा। पर अगर वो ये सोचेगी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं, पर मेरे पास 2 बेटा तो है, और उसके बाद तो वो कोप अप कर पाएगी। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि तकलीफ नहीं होना चाहिए, तकलीफ होगा, तकलीफ ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में तकलीफ है, अलग अलग फॉर्म में तकलीफ है, पर तकलीफ को हैंडल कैसे करना है ये हमारे हाथ में। हम तकलीफ को नहीं हैंडल कर सकते कि वो कि आएगा कि नहीं आएगा, बाहर का जो फैक्टर है, पर मेरे अंदर क्या है उसको हम किस तरह से परसीव करें, किस तरह से कंसीव करेंगे, वो मेरे अंदर है, तो वो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अपने इमोशंस को किस तरह से लेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, यही आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि ये चैप्टर आया कहाँ से। ये चैप्टर, देखिए कोई भी चैप्टर अगर आता है तो वो कोई भी सब्जेक्ट आता है, सॉरी चैप्टर नहीं, कोई भी सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा टॉपिक को उठाते हैं जो टॉपिक बस डिटेल करेगा उसी के बारे में। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, अगर आप सोशियोलॉजी लिए हुए हैं या फिर हिस्ट्री लिए हैं, तो हिस्ट्री का ज्योग्राफी के साथ इम्पैक्ट नहीं है, बेसिक इम्पैक्ट ज़रूर है। कोई भी अगर वॉर हुआ है किसी जगह पे, तो किस लिए हुआ है, उसी जगह पे क्यों लड़ाई हुआ है, क्योंकि उस जगह के लिए क्यों लड़ाई हुआ है, क्योंकि वो जगह बहुत फर्टाइल था वो, या फिर किसी जगह पे ज़्यादा लड़ाई नहीं हुआ है क्योंकि वो जगह उतना फर्टाइल नहीं था, वो जगह से कुछ काम नहीं आता था, मिनरल्स नहीं था, तो ज्योग्राफी इम्पैक्ट पड़ रहा है हिस्ट्री पे। ठीक है, तो क्या दोनों को इंटर रिलेटेड एक साथ करके पढ़ा जाए? नहीं, उसको फिर अब सेपरेट करके पढ़ते हैं, और जब हम सेपरेट करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये सब्जेक्ट ना कहाँ से आया है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, ये तीनों का इंटरसेक्शन है ये इमोशंस वाला चैप्टर, ये इमोशंस वाला जो बुक है, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कम्पिटेंस। सबसे पहले ये समझेंगे कि फिलॉसफी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, न्यूरोसाइंस क्या है। ऑब्वियसली ये साइकोलॉजी से ही आया होगा कि इमोशंस, ये जो पहले नहीं था, पहले इतना लोग नहीं सोचते थे। पहले क्या होता था, कुछ को थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, किन्हीं को तो बोलते थे कि भूत पकड़ लिया है, या फिर देवी माँ आ गई हैं या देवता आ गए हैं, तो उन लोग नहीं समझ पाते। शुरू से इंसान
हमेशा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने का कोशिश करता है, और जब वो नहीं समझ पाता तो वो एक थ्योरी लेके आ जाता है। पहले लोग रिलीजन से जोड़ते थे, और फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा मेटाफिजिकल लेकर गए, और उसके बाद फिर लोग सोचते हैं कि साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करते हैं। तो हमेशा वो इंसान कुछ ना कुछ समझने का कोशिश किया कि अगर रात और दिन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बारिश हो रहा है तो लोग तो बोलते थे कि इंद्रदेव नाराज़ हो गए हैं या नेचर उनका नाराज़ है इसीलिए बारिश हो रहा है। पर अब फिर समझ में आया कि नहीं, ये तो उसका प्रोसेस नहीं है, वाटर साइकिल का प्रोसेस है, ये कन्वेक्शन के कारण होता है। तो वो साइंटिफिकली समझे हैं। ठीक वैसे ही कि इंसान का मानसिक दशा, अगर इंसान के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे तो लोग वो समझना चाहते थे कि इंसान आखिर क्यों है, क्यों सुसाइड रेट कहीं पे क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों लोग अजीब सा बिहेव करते हैं, क्यों कोई साइकोपैथ हो जाते हैं, या फिर कोई क्यों सीरियल किलर बन जाता है। तो ये सब कब समझ में आता है, जब इंसान के अंदर का जो यूनिक कैरेक्टर है, इमोशंस, उसको समझते हैं। और यहाँ से आता है एक नया ब्रांच हमारा, जिससे फिलॉसफी क्या है। देखिए, फिलॉसफी आप सुने होंगे, जब कोई थोड़ा सा ना वेग बात करता है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो समझ नहीं आता, तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि तुम फिलॉसफर हो क्या, फिलॉसफर जैसा बात मत, ज़्यादा फिलॉसफी मत बोलते हैं ना कि फिलॉसफर वाले जैसा बात कर रहा है, जो क्योंकि हम लोग को जो समझ में नहीं आता, जनरली हम उसको फिलॉसफी का नाम देते हैं। तो फिलॉसफी है क्या? देखिए, फिलॉसफर जो होते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्टिव आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत सारे फिलॉसफर्स का नाम पढ़े होंगे, जिसमें सबसे फेमस है एरिस्टोटल। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं। क्या है ये फिलॉसफी? क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो आपको बता दिया गया है, सोच पर सोच करना कह सकते हैं। मतलब जो आपको बताया गया है, जैसे कि गॉड का एग्जिस्टेंस, ठीक है, सब सोचते हैं कि भगवान है, पर वो सोचते हैं कि भगवान सच में है, लाइफ का पर्पस क्या है, या बहुत ही इन डेप्थ, हर टॉपिक को वो बहुत इन डेप्थ में सोचने लग जाते हैं। और जब वो कुछ इन डेप्थ में कुछ चीज़ सोचते हैं ना, तो एक नया आइडिया लेके आते हैं, नया थ्योरी लेके आते हैं। और ये लोगों का काम, फिलोसफर्स का बस काम ये नहीं है कि बस सोचते रह जाना, सोचना और पागल हो जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो फिलोसफर्स जो सोचते हैं ना, तो वो हर एक प्रॉब्लम को या हर एक टॉपिक को उठाते हैं, उसके बारे में बहुत डेप्थ से सोचते हैं, और सोचने के कारण वो एक नया आइडिया लेके आते हैं। जनरली आप नोटिस करेंगे कि आप जब किसी मुद्दे को जब ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत हर डायमेंशन से आपको दिमाग फिर खुलने लग जाता है बात कि हाँ, अच्छा, ये प्रॉब्लम से ये हुआ था, कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में हुआ तो आप बहुत एनालाइज करते हैं। अगर एनालाइज करेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि मेरा कहाँ गलती रहा था, इस चीज़ गलती को सुधारेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। तो वो सोचते हैं। और सोचने का एग्जाम्पल से आप समझिएगा कि जो पहले के लोग थे, जैसे अभी हम लोग ये जो कंसेप्ट आया है कि एनिमल्स का भी राइट होना चाहिए, एनिमल को भी जीने का अधिकार है, एनिमल्स के भी बारे में क्रुएलिटी, कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट आता है कि किसी आप जानवर को मार दिए या फिर किसी जानवर के साथ अगर बुरा व्यवहार किया, तो ये भी एक क्राइम है। पहले बस क्या था, इंसान के लिए था, इवन पहले तो बस आदमी के लिए था, औरत पे भी क्राइम करना इज़ लाइक ओके, नॉर्मल था। पर फिर विमेन के बारे में आया कि विमेन के बारे में भी फेमिनिस्ट लोग हैं, आवाज़ उठाएं कि वेमेन के साथ ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए, फिर लोगों को अवेयर किए, तो नया कंसेप्ट आया। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक टाइम पे वेमेन के बारे में पूरा स्टडी किया जा रहा है, पर अभी तो फिलहाल नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। पर हाँ, ज़्यादा डिटेल में सोचने लगे तो फिर हम लोग एक नया आइडिया लेके आए, जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट आया। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जब समझे कि इन्वायरमेंट के बारे में कंसर्न दिखाएं, सोचे कि इन्वायरमेंट के साथ बुरा हो रहा है, इन्वायरमेंट हम लोग का ख़राब हो रहा है, तो वो एक नया कंसेप्ट लेके आए, इन्वायरमेंट के डिटर्मिनिज्म, या फिर बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट लोग सोचिए और नया एक टॉपिक लेके आए, लोगों को अवेयर किए। वैसे ही जब समाज में एक टाइम पे, समाज में हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि समाज में बहुत भेदभाव था, क्लास सिस्टम था, एक लोग अपर थे, एक लोग नीचे थे। कुछ लोग जो थे, जो नीचे वाले थे, उनको बोलते थे कि आपको हमारा सेवा ही करना है, तो उनको लगता था कि दोनों इंसान ही हैं। कि कोई लोगों को बुरा लगता था, वो सोचे कि दोनों इंसान ही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक नया कंसेप्ट लेके आए, इक्वालिटी का कंसेप्ट, जैसे बोल सकते हैं लिबर्टी का कंसेप्ट। हर औरत को अगर बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है तो फिर वो कंसेप्ट लेके आए कि नहीं, लिबर्टी है कंसेप्ट, हर चीज़ का आज़ादी होना चाहिए, इंसान को बोलने का आज़ादी होना चाहिए, इंसान को जीने का आज़ादी होना चाहिए, इंसान अपना बात एक्सप्रेस कर सकता है, अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से कोई चूज़ कर सकता है। इक्वालिटी का कंसेप्ट लेके आए कि लोग, हर कोई इक्वल है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर आया डेमोक्रेसी का कंसेप्ट कि जब वो सोचे कि जो मेरे पे रूल कर रहे हैं, अगर हम ही उनको नहीं चुन रहे हैं तो ये कैसा सिस्टम है कि मतलब उनके साथ हमारा कोई योगदान ही नहीं, कोई बीच में इंटरेक्शन ही नहीं आ रहा है। फिर आया लोग कि नहीं, रूल जो करेंगे वो हम ही लोग किससे बनेंगे, हम ही लोग उनको भेजेंगे, वही हम पे रूल करेंगे, कोई बाहर का इंसान नहीं आके रूल करेगा। ये कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी।
फिर उसके बाद अगर जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं समाज में, कार्ल मार्क्स भी क्या एक फिलॉसफर ही है, वो जब वो जिस समय पे थे वो देखे ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं, इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रहा था, तो लोग ना एक कैपिटलिस्ट लोग आए, मतलब पूंजीवादी लोग आए, क्या पैसा लगा रहे थे और इंडस्ट्री ग्रो कर रहे थे। तो इंडस्ट्री तो ऐसे ही ग्रो नहीं करेगा, लेबरर्स चाहिए, तो लेबर्स लेके आ रहे थे, तो लेबर्स के साथ पर वो ऐसा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, मतलब जिसके कारण आपका इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है आप उनको उसके हक के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे, तो उनका कंडीशन और पुअर होता चला जा रहा था। ये किस कार्ल मार्क्स को अच्छा नहीं लगा, तो ये बोले ना, कार्ल मार्क्स बोले कि नहीं, ये जो सारा पैसा है ना कैपिटलिस्ट के पास ना होके ना ये लेबर्स के पास होना चाहिए और वो कंट्रोल करे, क्योंकि वो ही मेन है। तो हालांकि एकदम इतना भी प्रैक्टिकल ये नहीं है, बट हाँ वो सोचें इस मैटर के बारे में। तब नया कंसेप्ट आया सोशलिज्म का, कि समाज में समाजवादी वाला कंसेप्ट आया कि हाँ समाज में सब बराबर होना चाहिए, और फिर ये धीरे धीरे इवॉल्व होके हमारा भारत भी इसको अडॉप्ट करता है ना कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं कि समाज में इक्वालिटी होना चाहिए। तो ये उनके ये सब जो आया है, हमारे सोसाइटी इम्प्रूव किया है, हमारी सोसाइटी अच्छा बन रहा है, सोसाइटी में कुछ नया नया जो चीज़ आ रहा है, जो पहले के लोग जैसा सोचते थे अब नहीं सोच पाते, तो सोचने का काम कौन कर रहा है, फिलोसफर्स कर रहे हैं, और ये है फिलॉसफी। ठीक है, ये क्या करते हैं, हर चीज़ को बहुत लॉजिकली सोचते हैं, रीजनिंग निकालते हैं, हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढते हैं, हर चीज़ के पीछे आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये है फिलॉसफर का स्टडी, जिसको हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, फिलॉसफी के सब्जेक्ट में। तो फिलॉसफी का अब समझ पाएंगे कि फिलॉसफी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यहाँ से निकलता है हमारा ये इमोशंस का कंसेप्ट, जो हमारा ये बुक है। तो पर ये अकेले यही है क्या, नहीं, साइकोलॉजी भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, जब हम माइंड के बिहेवियर को समझ पाते हैं, कि माइंड को समझ पाते हैं कि हमारा माइंड किस तरह से एक्टिवेट करता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से क्यों किसी का कोई चीज़ किसी पे इम्पैक्ट डालता है, किसी का कुछ चीज़ देख लेना या फिर किसी के साथ अगर बुरा व्यवहार आप करते हैं तो क्यों उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाता है, यह है साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस क्या है, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट या समझिए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक सिस्टम अकेले नहीं काम करता है, उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन लगता है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लेंगे तो हमारा माउथ है, ओइसोफेगस है, फूड पाइप है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक वैसे ही नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, ये सब मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाता है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पीछे से कोई थप्पड़ लगा के गया, पीछे से मार के गया, तो आपका वहाँ का जो पीछे का पीठ का जो नर्व्स था वो ब्रेन पे सिग्नल दिया कि आपको तो वो पीछे से कोई मारा है। फिर आप सोचे कि नहीं मेरे को, अगर आप लगेगा कि अरे मम्मी है, तो मम्मी को फिर बोलेंगे नहीं, मम्मी को चाहिए, मम्मी से पूछेंगे मम्मी क्या हुआ, और फिर अगर दूसरा कोई छोटा बच्चा मार देगा तो पट से आप उस पर रिएक्ट करके बोलेंगे कि क्या हुआ, ऐसे ये क्या तरीका है। तो आपका ब्रेन ही तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप क्या करेंगे। अगर आपका ब्रेन बोल रहा है नहीं पीछे से जो मारा है उसको नहीं मारना है, तो आप नहीं मारिएगा, अगर बोलेगा नहीं मारना है तो मारिएगा। तो ये तीनों का जो स्टडी है ना, ये फिलॉसफी, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस, ये तीनों जब मर्ज करता है ना, यहाँ से हम समझ पाते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस का कंसेप्ट या फिर इमोशंस का कंसेप्ट। ठीक है, यहीं से ये सब्जेक्ट हमारा इवॉल्व हुआ है। अरे सॉरी, हाँ, इसके बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक, जिसमें अभी तक हम समझे हैं इमोशंस के कंसेप्ट, इमोशंस बस कि ये कहाँ से सब्जेक्ट आया है हमारा। अब समझेंगे कि नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमोशंस का। देखिए ये कुछ जो कोई भी टॉपिक आता है तो सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, और डेफिनेशन कभी भी ना सही और गलत नहीं होता है, डेफिनेशन कंप्लीट और इनकम्प्लीट होता है। किसी भी डेफिनेशन को हम ये नहीं बोल सकते ये डेफिनेशन एकदम सही है, ये डेफिनेशन है गलत है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि डेफिनेशन कंप्लीट है या डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। हर डेफिनेशन में कुछ नया नया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक बताया गया है कि या फिर उसको अलग लैंग्वेज में यूज़ करके बताएं हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, एक हमारे रॉबर्ट प्लुटचिक है, इसको याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए आप ना बुक स्टार्ट करने से पहले या फिर बुक स्टार्ट करने के बाद, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। आपको मेरे भी वीडियो पे, आपके मेरे चैनल पे भी आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा उसका हर लगभग बुक्स का क्वेश्चन पेपर है। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा तो समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो आपसे अगर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन पूछा तो आप सबसे पहले तो उसका डेफिनेशन देंगे, तीन डेफिनेशन दीजिएगा, जिसमें प्लुटचिक क्या डेफिनेशन देते हैं, जो कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं। अब देखिए, अब आप सोच सकते हैं ना कि इमोशन के कंसेप्ट में साइकोलॉजिस्ट का क्या काम, क्योंकि हम पहले ही आपको बताएं कि साइकोलॉजी से ही आया है, साइकोलॉजी है, न्यूरोसाइंस है, इस सब का योगदान है। इस सब के आइडिया को लेके ये सब्जेक्ट को बनाया गया है।
उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट हैं हमारे वुड्सवर्थ ये एक डेफिनेशन देते हैं, और थर्ड हमारा मॉरिस। तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा, ठीक। अब टॉपिक क्योंकि कुछ चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा और फिर डेफिनेशन समझ लीजिएगा, तो अभी आप आंसर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, टॉपिक याद रख लीजिएगा, और टॉपिक के बाद अंदर से अगर मेरा वीडियोस देख लिए, समझ चुके हैं, तो फिर आप आंसर लिख ही पाइएगा। तो रॉबर्ट प्लुटचिक क्या बोलते हैं, इमोशंस क्या है? वो बोलते हैं इमोशन एक कम्प्लेक्स चेन है जो लूजली कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे तो हम टॉपिक वाइज दिए हैं, एक ये बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं, पर आप ऐसे टॉपिक वाइज नहीं लिखिएगा, मतलब ऐसे बुलेट पॉइंट में नहीं लिखिएगा, आप पूरा इसको मर्ज करके एक स्टेटमेंट में लिखिएगा, सेंटेंस में लिखिएगा। हम आपको तोड़ तोड़ के समझाए हैं बस। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स चेन है। कम्प्लेक्स चेन क्यों बोला जा रहा है कि सब कभी कभी होता है ना कि कुछ हुआ, कोई हम एक गाना सुने, गाना से फिर मेरे को किसी का याद आया, फिर उसको याद किए तो फिर उसका बिहेवियर याद आ गया, उसका बिहेवियर फिर याद आया, तो लगा कि पहले के टाइम पे कैसा था, फिर अब मूड ख़राब हो गया, ठीक है। तो कैसे चेन बना हुआ था कि एक छोटा सा इवेंट को लेकर आप कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक। तो इमोशन एक क्या होता है, इमोशन एक चेन की तरह होता है, एक के बाद एक हो जाता है। या फिर कुछ परफ्यूम का स्मेल सुने, मान लीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था, आप उसका परफ्यूम यूज़ करता था, अब आप परफ्यूम का स्मेल सुने, अब परफ्यूम से आपको फिर याद आया उसका, फिर आप उसका याद आया तो फिर उसका बिहेवियर याद आया, फिर उसका ड्रेस याद आया, फिर आपको लगा कि फिर आप उसका बैड मेमोरीज याद आ गया, या फिर कुछ गुड मेमोरीज याद आ गया, तो फिर आपको अच्छा फील हुआ, बैड मेमोरीज आया तो आपको ख़राब फील होगा। तो ये क्या करता है, ये आपके बिहेवियर को चेंजेस कर देता है। एक लूजली कनेक्टेड इवेंट्स है। जो स्टार्ट कैसे होता है, स्टिमुलस से, जो आपको बूस्ट करता है सबसे पहले, एक ना ट्रिगर करता है बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है, फीलिंग्स होता है, एक साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होता है। हो सकता है कि कुछ चीज़ आपके साथ दुर्घटना, कुछ ख़राब चीज़ हो या कुछ अच्छा चीज़ हो, जिसके कारण आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है। हो सकता है आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है, जो चीज़ आपको होता है ना, बहुत बार होता है किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है, कुछ बैड मेमोरीज होता है, तो वो चीज़ को जब जैसे याद करते हो उसके बॉडी में वापस घबराहट सा होने लग जाता है। तो ये क्या है, इमोशंस के कारण ही तो हो रहा है। और कभी कभी वो इम्पल्स भी कर देता है एक सर्टेन डिज़ायर को, जैसे बोल सकते हैं ना, कभी कभी पानी देख के प्यास लग जाता है, पानी का बात बहुत लोग करता है, तो आपको लगेगा कि अरे तुम लोग पानी पानी बोलते हुए तुमको प्यास लग गया, तो वो ना आपको कभी कभी ट्रिगर कर देता है, इम्पल्स कर देता है कि आप वो काम फिर करने लगे, या फिर कुछ किसी के बारे में सुन के वो काम करने का मन कर जाता है। या फिर जैसे खाने का चीज़ है, कोई कैडबरी बार कैडबरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो तुम लोग बोल रहे थे कैडबरी खाने का मन करने लगे, और उसके कारण वो आप क्या करते हैं, फिर उस स्पेसिफिक गोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो ये इमोशंस क्या आप समझ गए होंगे। ये शुरुआत होता है कि इवेंट से आपको स्टिमुलेट करता है, एक इम्पल्स क्रिएट करता है, उसके बाद आपके अंदर फीलिंग आता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आता है, जिसके कारण फिर कुछ आप काम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, या फिर कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बताते हैं क्या, रॉबर्ट प्लुटचिक की आप डेफिनेशन देते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है वुड्सवर्थ क्या बोलते हैं कि इमोशंस क्या है, ये एक स्टीयर्ड अप स्टेट है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में सबको आ जाते हैं हम लोग, मतलब ह्यूमंस का बात किया जा रहा है। ये क्या है, जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस की तरह है। जैसे स्टेयर्ड अप मतलब आप समझिएगा कि एक पॉलिटिशियन थे जो अपना भाषण दे रहे थे, भाषण के कारण ना कुछ लोग ट्रिगर हो गए, या फिर स्टेयर्ड अप हो गए, मतलब हड़कंप मचाने लगे, या फिर बहुत मोटिवेटेड हो गए, तो ना कोई ट्रिगर कर देना ऐसा बात, तो ये ऑर्गेनिज्म को ट्रिगर करता है। स्टेयर्ड अप स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म अपीयर्स एज फीलिंग होगा, अपीयर्स एज, इसको ठीक कर लीजिए, स्पेलिंग गलती हो गया, अपीयर्स एज फीलिंग की तरह अपीयर होता है, जिसके कारण इंडिविजुअल डिस्टर्ब हो जाता है। और इंडिविजुअल डिस्टर्ब होता है तो उसका मस्कुलर लेवल पे भी कुछ अलग एक्टिविटीज़ होता है, ग्लैंडुलर लेवल पे होता है, मतलब ग्लैंडुलर लेवल का मतलब है कि जब जो हमारा हार्मोन्स है, ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े होंगे आप बच्चे में, तो वो जो ग्लैंड हार्मोन रिलीज़ करता है। तो जब आप कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं तो आपके बॉडी के अंदर अच्छा वाला हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसके कारण आप हैप्पी फील करते हैं। अगर आप कुछ गंदा देख लिए, जिसके कारण आप या गंदा सुन लिए, या फिर गंदा कुछ बोल दिया आपको, तो आपका बॉडी दूसरा हार्मोन रिलीज़ करने लग जाता है। जैसे आजकल का बहुत बच्चों को टेंडेंसी है इंस्टा चलाने का, इंस्टा या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, ठीक। क्यों हम लोग स्क्रॉल करते हैं, ये एक तरह का ना हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल जाता है डोपामिन, जो अच्छा फील कराता है। वो केमिकल ही है जो हमको सूथिंग, क्यों हम लोग को शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम देखना अच्छा लगता है,
फंस जाता है इंसान, स्क्रॉल करता जाता है, मतलब फिर निकल ही नहीं पाता उसमें। बहुत अच्छा फील आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस टाइम जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, तो एक डोपामिन, एक केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल हम लोग को अच्छा फील कराता है। और वो बहुत अच्छे से जो इंस्टाग्राम के जो ओनर लोग होते हैं, जो हैंडल करते हैं, वो समझ पाते हैं कि बच्चे को किस कैंडिडेट्स को, या फिर कैंडिडेट्स नहीं बोलेंगे, उनके कस्टमर को किस तरह से डील करना है। अगर वो एक भी वीडियो लाइक कर देंगे तो समझ जाते हैं कि इनका ये पसंद है, फिर आपको जो आप वीडियो लाइक करते हैं आपको वैसा ही वीडियो फिर वापस रिकमेंड करता है, उसी का वीडियोस बार बार रिकमेंड करने लगे। आप विराट कोहली का अगर कोई वीडियो लाइक कर देंगे तो आपको फिर रिकमेंड में विराट कोहली सेकंड में आने लगेगा। उसके बाद हमारा मॉरिस क्या बोलते हैं कि एक कम्प्लेक्स इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो इन्वॉल्व करता है आपको डिफ्यूज साइकोलॉजिकल चेंज। डिफ्यूज मतलब फैल जाता है हमारी बॉडी में ना, बहुत सारा चेंज, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि लूजली कनेक्टेड था। पहले भी रॉबर्ट प्लूचिक भी वही बोल रहे थे कि तीनों का बोलने का तरीका अलग है, पर कहना एक ही बात चाहते हैं, और थोड़ा को एक और एलाबोरेटिव वे में समझाए हैं, और वो थोड़ा एलाबोरेटिव ना कि बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प वे में समझाए हैं। कि आप बोल सकते हैं कि एक्सप्रेस कैसा होता है एकदम ट्रूली कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि आपके बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस आ जाता है एकदम डिफ्यूज स्टेट में, कि एक इमोशंस आपकी बॉडी में कुछ आया जिसके कारण आपका फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आएगा, आपके बिहेवियर में चेंजेस आएगा, जिसको अभी पहले भी हम आपको यही बोले थे कि आप कुछ चीज़ देखेंगे और आप मान लीजिए कि आप जैसे कि किसी के साथ आप किसी का एक्सीडेंट, अगर किसी का साथ थोड़ा पैर में चोट लग गया, या फिर सीवियर एक्सीडेंट वगैरह का भी कुछ अगर सुन लेते हैं, या फिर अभी रिसेंट में ही तो अगर आप जो देखे होंगे वीडियो में, एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, स्ट्रीट पे मार रहा था, जो सीसीटीवी कैमरा में आया था। मेरे को नाम याद नहीं है, हम क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, मतलब ठीक है बस थोड़ा पता होता है, हम नहीं टाइम मिला मेरे को देखने का, ज़्यादा देखने का डिटेल में कि हुआ क्या था एक्चुअली, मैटर उतना अच्छे से नाम नहीं पता, पर हाँ कि वो थोड़ा साइकोपैथी जैसा था, बहुत मारता है, बहुत ब्रूटली मारा हुआ है। वो अपनी साथ उसकी गर्लफ्रेंड आती है, तो वो वीडियो जब आप देखे होंगे तो वीडियो देख के कैसा फील होता होगा? आपको तकलीफ हुआ होगा, आपको गया तो फिर किसी को बहुत गुस्सा आया होगा कि अगर ये लड़का मेरे सामने होता तो इसको तो हम वही चाकू लेके इसी के पेट में स्टैब कर देते। कोई बोलता है कि नहीं, इसको तो फटाफट जेल में डाल देना चाहिए, इसको तो पागल खाना भेज देना चाहिए। जो आप देखने के बाद कोई बॉडी में चेंजेस आ रहा है, आप उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आए, उस टाइम पर अगर आपको कुछ अच्छा बोलेगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा देर के लिए वो रह जाता है। ठीक, अब आप इससे ना याद रखिएगा, जब हम इमोशंस पढ़ाएंगे तो इमोशंस थोड़ा देर के लिए रह जाता है, इसके याद रखिएगा कि इमोशन ज़्यादा देर तक कंप्लीट नहीं करते। इसलिए बोलते हैं ना कि भावनाओं में बह के कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए होता है। बोला जाता है ना कि जब आप सबसे ज़्यादा गुस्सा में हो तब भी कोई डिसीजन मत लीजिए, और जब आप सबसे ज़्यादा खुशी में हो तब भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा मतलब वो आपको सही फैसला नहीं सुनाता, क्योंकि आप दिमाग उस टाइम ना सोच नहीं रहे होते हैं, आप भावना में बैठ के कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा देर के लिए वो भावना रहेगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा खुश लगे थोड़ा देर के लिए तो चलो अब हम तुमको, अब तुम अपना घर तुम्हारे नाम कर दिए, तो ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर वो मेरे को बहुत खुश कर दिया, ठीक है कीजिए, पर सोच विचार के बाद में कीजिए, मतलब खुशी होके ज़्यादा नहीं, या फिर दुखी होके ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, दुखी बहुत कोई गुस्सा दिला दिया तो बस अब उठाएं उसको, उठा के पटक ही दिए, ऐसा नहीं, कंट्रोल कीजिए। गुस्सा में आके कोई डिसीजन मत लीजिए, या फिर कोई ऐसा गुस्सा आया आप सब उसका, कोई आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, महंगा गिफ्ट दिया था, आपको उसके साथ झमेला हो गया, अब गुस्सा में आए वो गिफ्ट लेके पूरा फेंक दिए बाहर सर, फिर आपको जब गुस्सा आपका धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि इमोशन तो थोड़ा देर के बाद शांति हो जाना है, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बेकार ही फेंक दिए, मैं इतना महंगा गिफ्ट था, कितना बुरा लगेगा, ऐसा भी तो कोई बात नहीं बोला था, नॉर्मली बात बोला था, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है। तो इसीलिए गुस्सा में कोई काम मत कीजिए, शांत बैठा कीजिए। पर हम आपको ये बस बोल रहे हैं कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि शांत बैठना कैसे। अभी तो हम बोल दिए कि शांत बैठा कीजिए, तो शांत बैठना कैसे ये आपको ये बुक समझा देगा। इसके बाद हम समझेंगे, अभी नेचर को समझ चुके हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। 3 साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट प्लूचिक, वुड्सवर्थ, मॉरिस, याद रखिएगा, एकदम से याद रखिएगा। अब उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इस इमोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही करेंगे, उसके बाद ये वीडियो को पॉज करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नंबर वन में देखेंगे, ये एक एडेप्टिव रोल है जो इंसान, एडप्ट करने का मतलब क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप अंदर बदलाव लेके आना, एडप्ट करना। जैसे मान लीजिए अब फर्स्ट टाइम आप आए हैं, तो आप एसी में रहने का आपको आदत है, और कुछ दिन बाद अब गांव में जाते हैं, गांव में तो एसी नहीं था, तो आप ना फर्स्ट 2-4 दिन 5 दिन तो आपको बहुत इशू आएगा, बहुत गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी, पर धीरे धीरे आप अपने बॉडी को, आपका बॉडी उस तरह से ढाल लेगा, आपका बॉडी उस चेंजेस को ना बर्दाश्त करना सीख जाएगा। ये होता है एडप्ट करना। तो एक एडप्टिव रोल है हमारे बॉडी के लिए जो आपको डील करने में हेल्प करता है सर्वाइवल इशू के लिए, कि जैसे
मान लीजिए आप सामने कुछ देखें, कुछ आप 4-5 कुत्ता देख लिए, रात को आप आ रहे हैं, ठीक है, और दो गली है, एक गली में 4-5 कुत्ता भौंक रहे हैं। अब भौंकने की आवाज़ सुन के आपकी बॉडी में अजीब सा कुछ फील हुआ, क्या हुआ, मतलब वो इमोशंस आया। इमोशन कैसा आया, डर वाला आया। तो आपको क्या हेल्प करेगा, उस इमोशंस की हेल्प से आप क्या समझ पाएंगे, नहीं मेरे को इस गली से नहीं जाना, मेरे को दूसरे गली से जाना है। तो ये आपके सर्वाइवल में हेल्प करेगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा आता है, देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है, ये रिस्पॉन्स करने में हेल्प करता है कि इंटरनल इवेंट को और या फिर एक्सटर्नल इवेंट को, कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। कभी कभी होता है ना इमोशंस, कि आपके अंदर कुछ पुराना ही बात याद आ गया, फिर आपके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम आया, फिर आपको अजीब सा लग रहा है, तो आप उसको पहले उसको समझ पाते हैं। इमोशन ही है जो आपको समझा पाता है कि कुछ गड़बड़ है अंदर में, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, या फिर कुछ बाहर में कुछ चेंजेस आता है, उसके कारण भी आपको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ अलग से इमोशन, अलग से एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस ही होता है इमोशंस। थर्ड पॉइंट हमारा आता है जिसमें बताते हैं कि ये रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स जब करता है ना तो कुछ फिजिकल एडोजल होता है, हमारे बॉडीली चेंजेस आता है। क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट रेट कभी कभी बढ़ जाता है गुस्सा से, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं या थोड़े बीपी जिनका हाई होता है, फट से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। प्रेशर जैसे आप अच्छा ये पढ़े होंगे कि ये सब जो हो रहा है बॉडी में कुछ चेंजेस आना, जैसे मान लीजिए अचानक आपको कोई बोला कि, या फिर आप रिजल्ट जब देखने वाले होते हैं तो कैसा धक धक करता है, दिल धड़कन बढ़ा हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है। प्रेस्पिरेशन मतलब होता है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा है ये, प्रेस्पिरेशन मतलब होता है पसीना का, एक्सेस स्वेटिंग होना, टेंशन से होता है ना, हार्मोन रिलीज होता है कि अब जैसे अचानक से बहुत खुशी हो जाना, बहुत खुशी हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है कि रिजल्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो आपका डोपामिन रिलीज़ होगा, तो आपको अलग सा फीलिंग आएगा कि हाँ बहुत खुश होने लग जाता है इंसान। तो ये क्या है, आपकी बॉडी में चेंजेस ले आता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देता है, प्रेशर और या फिर स्वेटिंग होने लग जाता है बहुत ज़्यादा डर के मारे, या फिर अगर अचानक से वो डर भी जाता है तो भी होने लग जाता है, या फिर कुछ अचानक से खुशी का वो चीज़ हो जाता है तो भी हो जाता है। अब ये सब चीज़ होता क्यों है, अगर बायोलॉजिकली समझिए तो ये एक तरह का ना आपकी बॉडी के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, उसका लोकेशन कहाँ है, पर एड्रिनल ग्लैंड ना एक एड्रिनलाइन हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण ये बॉडी को कंट्रोल करके रखता है कि बॉडी ना मतलब कुछ गड़बड़ाया है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ ट्रिगर हुआ है तो उसको थोड़ा बैलेंस करके रखे, इसीलिए ना वो हार्ट बीट को फटाफट बढ़ा देता है। अगर क्योंकि जगह जगह में ब्लड का ज़रूरत होता है तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है कि ज़्यादा पंप करे हार्ट और ज़्यादा ब्लड रिलीज़ करे, मतलब ब्लड सर्कुलेट करे, बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं, ब्लड सर्कुलेट करे, स्वेटिंग करने लग जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ हार्मोन को रिलीज़ करना होता है रिलैक्स करने के लिए, तो वो भी रिलीज़ करने लग जाता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। देखिए हमारा बॉडी ना खुद भी कभी कभी यार जनरली वो सर्वाइव करने के लिए रेडी होता है। हम लोग यदि बुखार लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि बुखार लगने पे संग दवाई नहीं खाते, क्योंकि बुखार लगना क्या है, एक फीवर जो आता है आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ आया है, कुछ इन्फेक्शन आया है, कुछ वायरस वगैरह कुछ घुसा है जो गलत है, जो भी चीज़ गलत है तो उसको आप ठीक कीजिए। तो एक तरह का सिग्नल है वो बुखार लगना, तो वो आपके बॉडी ना खुद भी कुछ ना रिकवर करने लग जाता है, कुछ चीज़ को रिकवर करने के लिए रेडी रहता है। तो ये सब क्या है, खुद बॉडी रिकवर करने के लिए रेडी है। हालांकि रेडी है वो तो बात का बात है, पर यहाँ पे मैटर ये करता है इमोशंस का प्रभाव हमारे बॉडी के चेंजेस पे कैसे पड़ता है। इमोशंस के कारण हमारा बॉडी में ये चेंजेस आपको दिखता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, ये हमको मोटिवेट करता है ये काम करने के लिए। अगर हम अच्छा फील करेंगे, अगर मेरे अंदर अच्छा इमोशन आएगा तो हम क्या करेंगे, वो काम करना चाहेंगे प्लीजेंट फील के लिए। अगर वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तो उस चीज़ को हम उसको अवॉइड करेंगे। अनप्लीजेंट जो मेरे को लगेगा, जो मेरे को काम नहीं करना पसंद होगा, मेरे को गंदा चीज़ आता है, गंदा फीलिंग आता है, अगर वो करके गंदा इमोशंस आता है तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो ये आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। किसी को होता है ना, किसी का हेल्प करके अच्छा लगता है, ऑब्वियसली किसी को बहुत लोग हैं कि जिन एक इनर सेटिस्फैक्शन आता है किसी का आप हेल्प करके, अंदर से सूथिंग वाला फीलिंग आता है कि हाँ चलो मेरा आज हम किसी के काम आए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी का सामान चोरी करके शांति मिलता है। आप एग्जांपल देखिए तो अभी जो उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो सुन के जिनका दिल दहल जाएगा, देख नहीं पाए, हम वीडियो देख नहीं पाए, मतलब कि तकलीफ से कि कितना बुरा लग रहा है, मतलब हिम्मत नहीं करता है कि वो रोना, और दिल दहल जाता है देख के। और उसमें कुछ लोग इतने भी ऐसे भी थे जिनको उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वो गए वहाँ पे, लोगों को क्या बचाएंगे, वो लूट मारी करने गए कि उस टाइम पे लोगों को बहुत सारा सामान उनको मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, उनको वो काम करके अच्छा लगा, चोरी करने में अच्छा लगा क्योंकि उनका पर्सनल बेनिफिट हुआ। कुछ लोग ऐसे थे
जो जिनको किसी का हेल्प, बहुत लोग गए वहाँ पे, कुछ रेस्क्यू टीम गए कि लोगों का हेल्प करने के लिए जिस तरह का ज़रूरत है, तो उनको वो काम करके अच्छा लगा, तो उनके अंदर का इमोशंस है जिसके कारण वो कौन सा एक्शन करेंगे, ये डिपेंड करता है। 6 नंबर पॉइंट हमारा आता है, बताता है कि इमोशंस राइज होता है सेंसेशन से, परसेप्शन से, कि आप किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से समझते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है, एक ही चीज़ किसी को, दो इंसान को अलग अलग तरह का इमोशंस दे सकता है एक ही काम करना। 7 नंबर पॉइंट आता है हमारा, डिपेंड करता है कि किस तरह से हम परसीव करते हैं। जैसे वही बात है ना कि आप समझते किस तरह से, किसी के लिए जैसे किसी के लिए जो जानवर है, जैसे सांप है, हम ना सांप का, हम पर्सनली हम सांप को वो जो खिला दिखाते हैं ना सपेड़े लोग, हम नहीं देख सकते, मेरे को बहुत डर लगता है, एकदम से डर लग जाता है। पर कोई लोग सांप से वो खिला दिखा ही रहे हैं, तो उनके लिए वो कुछ नहीं है, उनको वो काम करना एकदम नॉर्मल सा फीलिंग दे रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है वो, मतलब सॉरी, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सांप को हाथ में ले रहे हैं, खिला रहे हैं, देख रहे हैं, नचा रहे हैं उनको। पर किसी और के लिए वही काम अलग डर लगता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो उसको परसीव किया है कि सांप का जो दांत है, जो भी वो लोग कर देते हैं जिनसे उनको नहीं काटता, या वो हम तो यही सुने कि सांप का दांत तोड़ देते हैं, सांप का जो उसके अंदर का जो वेनम वाला जो बैग होता है उसको हटा देते हैं कि उसको जहर वहर नहीं होता। ठीक है, तो और उनको ये पता है कि यार कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है, टेंशन नहीं। और हमको क्यों लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है कि ये बहुत खतरनाक है। तो हम जिस तरह से हम परसीव कर रहे हैं उस तरह से मेरे अंदर इमोशंस आ रहा है। वो उनको सांप छूने पे कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, पर हम तो देख के मेरा तो हार्ट बीट लगेगा कि अब दिल बाहर आ जाएगा। तो ये कहना डिपेंड करता है कि सेम ही चीज़ के कारण अलग अलग इंसान अलग अलग तरह का इमोशन लाता है, क्योंकि वो अलग अलग उन दोनों का परसेप्शन है, परसीव अलग अलग तरीक़ा से करता है। समझे? ये 7th नंबर पॉइंट हमारा हो गया। 8 नंबर पॉइंट क्या बताते हैं कि ये लोअर भी होता है, वो हायर भी होता है। वही एग्जांपल है ना कि एक गुस्सा, एंगर, फ्यूरियस, थ्रिल्ड, ये तीनों तरह का होता है। ये हम बहुत डिटेल में ना प्लूटचिक के व्हील्स में पढ़ेंगे, इमोशंस के व्हील्स में पढ़ेंगे कि जो प्लूटचिक, रॉबर्ट प्लूटचिक का साइंटिस्ट का जो नाम मैं आपको पहले बताया था, जो सबसे पहले जो डेफिनेशन दिए हैं वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि सेम ही फीलिंग, सेम वही बात है कि आप किसी को, मान लीजिए आप कैडबरी खा रहे हैं, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, ठीक है, और आप सामने वाले को थोड़ा सा दिए, ठीक है, तो उनको बुरा लगेगा। थोड़ा सा आप अपनी बहन को थोड़ा सा दिए था, उनको बुरा लगेगा कि आप उनको थोड़ा सा दिए। अगर आप उनको दिए ही नहीं है तो उनको कैसा बुरा लगेगा? और अगर आप उनका छीन के खा गए, अपना तो खा ही गए प्लस उनका भी छीन के खा गए, तब उनको कैसा लगेगा? क्या तीनों सिचुएशन एक ही जैसा फील आएगा? तीनों में गुस्सा ही है, तीनों में गुस्सा है। आपकी जो बहन है वो तीनों में गुस्सा है। पहला बात तो आप उसको दिए तो थोड़ा सा दिए, ठीक है, थोड़ा सा कैडबरी जो डेयरी मिल्क है उसका जो ऊपर वाला स्क्वायर है थोड़ा सा तोड़ के दिए, तो उनको कैसा गुस्सा आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करें, आप दिए ही नहीं है तो भी उनको गुस्सा आएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना खा लिए और उनका जो रखा हुआ था फ्रिज में वो भी खा लिए, तब भी उनको गुस्सा आएगा। क्या तीनों गुस्सा सेम है? नहीं है, लेवल होता है लोअर से हायर लेवल का, ठीक है। इसके बाद हमारा 9th नंबर पॉइंट आता है, इमोशंस डिज़ायरेबल भी होता है और अनडिज़ायरेबल भी होता है। कभी कभी वो हम लोग को अच्छा फील भी कराता है, कभी कभी हम लोग को गंदा फील भी कराता है। ये डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव इवेंट में हुआ है या फिर नेगेटिव इवेंट में हुआ है। होता है ना, अच्छा भी इमोशंस भी होता है, गंदा इमोशंस भी होता है। कभी कभी हम लोग को मोटिवेशन फील होता है, एक एस्पिरेशन वाला फीलिंग आता है किसी को देख के कि हाँ इनके जैसा हम बनेंगे। और कभी कभी होता है किसी को देख के लगता है कि ये इसी को सारा तरक्की मिल रहा है, हम लोगों को तरक्की मिल ही नहीं रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का होता है। उसके बाद हमारा 10th नंबर पॉइंट आता है, ये हमारे ड्राइविंग रेंज, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, किस तरह से वो काम करेगा, उस पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके अंदर गुस्सा आया है तो आप क्या अटैक कीजिएगा? अगर आपको यहाँ पे ना कॉमा नहीं, फीलिंग सेल्फ डिफेंस, ये ना कॉमा नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, अगर आपको लगता है कि सामने वाला ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, हम उससे अटैक नहीं कर सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते, पर खुद को बचा सकते हैं, तो आप कैसा फील करिएगा? सेल्फ डिफेंस वाला फीलिंग है। अब कोई बेवकूफ़ी होगा जो फ्लड आ रहा है और वहाँ पे वो खड़ा है कि हम सारा पानी रोक लेंगे तो अटैक करेंगे, हम भी उस पर वैसे ही अटैक करेंगे, तो बेवकूफ़ी है ना। वो उसका इमोशंस बताएगा, उसको समझ उसका ये बताएगा कि नहीं मेरे को यहाँ से भागना है, सेल्फ डिफेंस को बचाना है। हाथी से तो नहीं लड़ने चले जाएंगे, पर हाँ कोई दूसरा एक लड़का खड़ा है तो ज़रूर उस पर अटैक करेंगे, ठीक। तो हम किस तरह का बिहेवियर शो करेंगे ये डिपेंड करता है, हमारे इमोशंस बताते हैं हमको। नेट हाँ, इसके बाद जो हमारा इमोशंस और वर्सेस फीलिंग है, इमोशंस और फीलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है और इमोशंस और मूड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक से यहीं रहने देते हैं और देखिए जो अच्छा वो जब वीडियो में करेंगे तब भी बताएंगे, तो यहीं तक रहने देते हैं हमारा वीडियो।